हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली AQ2 ने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बट रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। किसी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, किसी स्टूडेंट का UFM शो हो रहा है, किसी स्टूडेंट का एब्सेंट शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे विद सॉल्यूशन। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ क्या आ रही है कि वो AQ2 वन व्यू पे अपना अगर रिजल्ट देख रहे हैं तो उनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है कि भाई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है? कुछ बच्चों का तो रिजल्ट शो हो रहा है बट कुछ बच्चों का रिजल्ट शो हो ही नहीं रहा है। तो खुद AQ2 ने अपना नोटिस रिलीज किया है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। इनकम्प्लीट रिजल्ट की प्रॉब्लम वेरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से आ रही है। यानी जिन स्टूडेंट का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट इनकम्प्लीट शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उन स्टूडेंट का भी वेरिफिकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रहा है। यानी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? एक वीक। AQ2 ने प्रॉपरली मेंशन किया है इसके अंदर कि एक वीक तक ये सारी प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट का रिजल्ट इनकम्प्लीट है या शो नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा वेट करें, वन वीक के अंदर ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्या करना है, बस थोड़ा वेट करना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ ये AQ2 की तरफ से डिले ड्यू टू वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो एक वीक के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसी वीक के अंदर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का एब्सेंट हो रहा है बट उन्होंने एग्जाम दिया था तो उनको भी क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अभी जल्दी में रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी AQ2 रिजल्ट रिलीज कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी जगह थोड़ा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं रिजल्ट के साथ। तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट के साथ अगर उनके रिजल्ट में UFM शो हो रहा है तब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि UFM लगा है हमारा, नहीं लगा है, या हमारी सारे 6 के 6 सब्जेक्ट में बैक है या हमारे एक सब्जेक्ट में बैक है। अगर आपके रिजल्ट में इस तरीके से UFM शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब यह है कि AQ2 ने मान लिया है कि भाई आपने चीटिंग की है, कि AQ2 ने प्रॉपरली अनफेयर एक्टिविटी जो भी आपने वहाँ की है, AQ2 ने मान लिया है कि भाई आपने वहाँ चीटिंग किया है, वहाँ AQ2 के रूल्स को आपने वॉयलेट किया है। अब AQ2 ने मान लिया, इसका मतलब अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं है, अभी आपका कंफर्म नहीं है कि भाई आपकी UFM 6 के 6 सब्जेक्ट में लग गई है, नहीं। अभी ये हुआ है कि हाँ आपने चीटिंग की है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, UFM कमेटी के पास आपका पूरा का पूरा जो ये केस है वहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा। अब UFM कमेटी प्रॉपर चेक करेगी जो भी एविडेंस आपके पास मिले होंगे। लाइक किसी के पास क्या मिला होगा, रिटर्न प्रूफ मिला होगा, किसी के पास कुछ चीज़ें मिली होंगी, किसी ने हाथ पे लिखा हुआ होगा। तो जो भी प्रूफ मिले हैं वो UFM कमेटी सब चेक करेगी एविडेंस को, और उसके बेस पे वो डिसाइड करेगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन, यानी आपको भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि UFM कमेटी टोटली डिसाइड कर लेगी, हाँ वो डिसाइड करेंगे बट आपसे भी एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा प्रॉपर AQ2 की तरफ से कि भाई ये UFM क्यों लगा, क्यों आप लेके गए थे। तो वहाँ आपको प्रॉपरली सब चीज़ें मेंशन करने, जो भी आपके साथ हुआ वो सब चीज़ें आपको बतानी है, और आपको सिंसियरली अपनी गलती मान लेनी है और सॉरी वगैरह बोल के आपको प्रॉपर वो चीज़ें लाइक एप्लीकेशन या जो भी मेल आपको लिखना होगा वो आप अच्छे से लिखना, ताकि सामने वालों को आप कन्विंस कर सको। क्लियर है? तो अगर वो कन्विंस हो पाएंगे तो आपको बहुत छोटी मोटी कोई पनिशमेंट दे देंगे। क्लियर है? अब उसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन के बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि UFM लगने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरे रिजल्ट के साथ क्या हुआ। अब पनिशमेंट क्या क्या हो सकती हैं? अब ऐसा भी हो सकता है कि बस आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे से आप मत करना। बट ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने चीटिंग करने की कोशिश किया उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगा दी जाए, यानी आपको 0 दे दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि 3 पेपर कैंसिल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका उस सेमेस्टर के सारे पेपर कैंसिल हो जाए। ठीक है। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन देना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने UFM के जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन कर रही हो। कन्विंसिंग होनी चाहिए और जो भी जेन्युइन है वो आपको मेंशन करना है। क्लियर है? तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर UFM लगा है तो आप एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग दो, ठीक से समझाओ क्या क्या हुआ था, सॉरी वगैरह बोलो। और आगे से बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि AQ2 में आप चीटिंग कर सकते हैं। को बहुत स्टूडेंट होते हैं कर पाते हैं, बट आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी अगर आप पकड़ी जाती हो तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा सेमेस्टर भी ऐसा हो सकता है कि आपको पूरे सेमेस्टर में बैक दे दी जाए। तो बहुत इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है कभी। क्लियर है?
अब थर्ड बात आती है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मेरी 3 बैक आ गई हैं तो मेरी क्या ईयर बैक लग गई है, क्या मेरी 4 बैक आ गई हैं तो मेरी ईयर बैक लगी है। अब ईयर बैक का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली हम लोगों को क्या माइंड में रहता है कि पूरे साल में यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर अगर आपकी टोटल 6 बैक हो जाती हैं तो आपकी ईयर बैक मानी जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, 6 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ गई तो ईयर बैक है। वो सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट में ईयर बैक आई है। अब यहाँ आता है क्रेडिट्स का। इसका मतलब क्या है कि टोटली जो ईयर बैक है वो डिपेंड करती है आपके क्रेडिट्स पर। किस तरीके से, टेकिंग एन एग्जाम्पल कि आपके फर्स्ट ईयर का क्रेडिट है 18, ठीक है, और सेकेंड ईयर का क्रेडिट है 20, तो आपको पूरे ईयर में 18 क्रेडिट लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप? ठीक है, एक बार और मैं आपको समझाती हूँ कि 18 क्रेडिट तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, ठीक है। अब 20 क्रेडिट हो गए आपके सेकंड सेमेस्टर के। इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, मिनिमम कौन सा, 18, आपको पूरे ईयर में मिनिमम उतने क्रेडिट लाने होंगे। यानी अगर आपके 18 क्रेडिट्स हैं तो आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। क्लियर है? अब क्रेडिट्स क्या होते हैं काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ है तो इसके सामने लिखा हुआ है सो क्रेडिट की 5.5 है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखा हुआ है 5 है, मैथ्स का लिखा हुआ है 4। तो प्रॉपरली आपके क्रेडिट्स मेंशन होते हैं आपके सिलेबस के साथ। तो आपको अगर आपकी 3 से 4 बैक आ गई हैं तो आपको अपने क्रेडिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करनी है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है जिनके क्रेडिट ज़्यादा हैं आप उसमें बैक नहीं आए आपकी, क्योंकि अगर उनमें आ जाएगी, उनके क्रेडिट ज़्यादा होते हैं तो टोटल क्रेडिट्स आपके कम हो जाएंगे, तो वहाँ ईयर बैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको मेन सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, और जिनकी 4 बैक है उनको तो बहुत ज़्यादा फोकस करना अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के जो भी मेन सब्जेक्ट है जिनका क्रेडिट ज़्यादा है आप उन पे ज़्यादा फोकस करो ताकि आपकी उनमें बैक ना आए। क्लियर है? अब फोर्थ है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पीडब्ल्यूजी क्या है, या मुझे पीडब्ल्यूजी क्या फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिल जाएगा, क्या मुझे थर्ड सेमेस्टर में ही पीडब्ल्यूजी मिल जाएगा, या ये ग्रेस का क्या पूरा प्रोसीजर है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। दोनों सेमेस्टर को मिलाकर अगर आपकी एक बैक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक है, वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक है तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रेस मार्क से पास कर दिया जाता है। आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ था एफ और पीडब्ल्यूजी यानी पास विद ग्रेस। क्लियर है? तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक बैक है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर फर्स्ट ईयर में हो आप, फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक है तो आप सेकंड सेमेस्टर में कोशिश करो आपकी एक भी बैक ना आए, ताकि जो आपकी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में बैक आया है वो ग्रेस से पास आप कर लो। आपको बैक देनी ही नहीं पड़ेगी अगर आप ग्रेस से पास हो जाओगे। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ग्रेस मिल गया है मुझे तो क्या लिखा हुआ है ग्रेस, नहीं, डिग्री पर थोड़ा जो रैंक डिस्टिंक्शन है उस पर अफेक्ट पड़ता है ग्रेस का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस आपको इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो ग्रेस आपको ले लेना चाहिए। क्लियर है? काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रेस हम क्या लेंगे, हमें ग्रेस नहीं लेना, हम दोबारा पेपर देंगे। तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ आपके रिस्क कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। वहाँ क्या, अगर आपका ग्रेस आपने हटवा लिया और आपने उसका बैक का पेपर दिया और आपकी दोबारा बैक आ गई तो आपको दोबारा ग्रेस नहीं मिलेगा। फिर आपके जो एक्चुअल मार्क्स होंगे ना वही काउंट होंगे, बैक आ गई तो बैक आ गई, फिर ग्रेस नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से आप एग्जाम दो उसका। तो वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ग्रेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि भाई ग्रेस मुझे कब मिलेगा, ग्रेस मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और ग्रेस का क्या पूरा प्रोसीजर होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है स्कर्टिंग एंड रिवॉल्यूशन। कि मुझे लगता है कि मेरे फॉर एग्जांपल कि मेरे मैथ्स 1 में मुझे 10 मार्क्स दे दिए, बट मुझे नहीं लगता मेरे 10 आने चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे 30 आने चाहिए या 35 आने चाहिए, 25 आने चाहिए। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला है स्कर्टिंग और दूसरा रिवॉल्यूशन। ये दोनों के थ्रू आप क्या करा सकते हो, अपनी कॉपी को चेक करा सकते हो। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आप एक को कोई मेल वगैरह करोगे, यहाँ आपको प्रॉपर पे करना पड़ता है। ठीक है? यहाँ 2 स्टेजेस होते हैं रिवॉल्यूशन में। स्टेज 1 क्या होती है, आपको कॉपी मंगवानी पड़ती है जिसके लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ते हैं, फिर आपकी कॉपी आती है, फिर पूरा प्रोसीजर हम अभी देखेंगे। क्लियर है? स्कर्टिंग, इसका मतलब क्या है कि थ्योरी पेपर के लिए सबसे पहले एप्लीकेबल है। थ्योरी पेपर यानी जो आपके प्रैक्टिकल से के मार्क्स गए हैं उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। कभी आप सोचो कि मेरे प्रैक्टिकल में भी मार्क्स इंक्रीज हो जाए, वहाँ पे भी हम रीचेकिंग लगवा दें, तो वहाँ कोई रीचेकिंग नहीं लगी। रीचेकिंग जो भी ये पूरा प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर के लिए। इसमें क्या चेक होगा, इसमें सिर्फ आपके टोटल मार्क्स चेक होंगे और चेक करेंगे कि भाई ऐसे तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं है। इस वाले प्रोसीजर में ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आके आपकी कॉपी को चेक करेगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 2 चीज़ें चेक की जाएंगी, आपके टोटल मार्क्स, और ये चेक किया जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया है कि जो अनचेक है, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है?
और रीवैल्यूएशन का क्या होता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉपर क्या है कि एक एग्जामिनर आते हैं, दूसरे एग्जामिनर आते हैं, वो प्रॉपर आपकी कॉपी को दोबारा से चेक करते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन, पूरे पूरे आंसर को, एक एक आंसर को चेक करते हैं कि भाई क्यों, लाइक अगर आपने रीचेकिंग डलवाई है स्टेज 2 तक, तो ऑब्वियस है कि आपको लग रहा होगा कि भाई आपके मार्क्स पड़ेंगे, तभी तो आप पे कर रहे हो, हाँ 2500 300 वही तो आप पे कर रहे हो। तो वहाँ जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा लाइक दिमाग से सोचता है, वहाँ थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई स्टूडेंट ने यहाँ पैसे दिए हैं, तो वो ठीक से कॉपी चेक करता है। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनके मार्क्स ही डिक्रीज हो गए हैं, 15 मार्क्स पहले आ रहे थे, रीचेकिंग के बाद 10 कर दिए हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। बट होपफुली किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, रिवॉल्यूशन का क्या होता है, थ्योरी पेपर के लिए एप्लीकेबल है, इसमें एग्जामिनर आता है, प्रॉपर आपकी कॉपी को रीचेक करता है। अब इसमें भी स्टेजेस, 2 स्टेजेस में ये होता है। पहले स्टेज क्या होता है, आपको 300 रुपये देके अपनी कॉपी को मंगवाना होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मिलता है कुछ दिन का, जिसमें आप अपनी उस कॉपी को किसी फैकल्टी से, अपने कॉलेज की फैकल्टी से या किसी से भी आप चेक करा सकते हो जिनसे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। आप उन्हें अपनी कॉपी दिखा, वो आपको चेक करके प्रॉपर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स जो है कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या करो, स्टेज 2 की तरफ जाओ और रीचेकिंग कराओ। रीचेकिंग में प्रॉपर एग्जामिनर आपकी कॉपी को दोबारा रीवैल्यूएट करेगा, प्रॉपर क्वेश्चन को चेक करेगा, सॉल्यूशन को चेक करेगा। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट अपडेट होगा। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा। क्लियर है। तो जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, वो थोड़ा परेशान है कि भाई मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए हैं, तो उनके पास चांस है, आपको चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको चांस मिलेगा, आप रीचेकिंग करवा सकते हो। क्लियर है। अगर आपको रीचेकिंग, आप स्टेज 2 की तरफ भी मत जाओ, आप कम से कम अपना डाउट क्लियर कर लो, आप 300 रुपये पे करो, अपनी कॉपी मंगवाओ और अपनी कॉपी को खुद से देख लो। तो काफ़ी बार क्या होता है कि भाई जो एग्जामिनर है वो चेक करते करते कोई क्वेश्चन आंसर स्किप हो गया है, तो ये प्रॉब्लम कॉमनली बहुत स्टूडेंट के साथ भी आ जाती है। बट आप को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आपको लगता है, तो आप 300 रुपये दे के अपनी कॉपी ज़रूर मंगवाने, एक बार चेक तो कीजिए कि भाई मैं अगर 30 नंबर का करके आऊँ तो क्यों मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, कि कहाँ मैंने गलती की है। क्लियर है, ताकि आप उन गलती से सीख सको और आगे उन मिस्टेक्स को ना कर सको। क्लियर है। हमारा लास्ट आता है सीओपी का रिजल्ट। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि भाई सीओपी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रेगुलर्स के आज सारे रिजल्ट जो है मैक्सिमम बीटेक के कंप्लीट हो चुके हैं, बी फार्मा के भी आने स्टार्ट हो गए, 5th और 7th सेमेस्टर का आ गया। अब हमारे क्या रह गए, मास्टर्स के रह गए, एमबीए रह गया, एमटेक रह गया, अभी बीबीए भी रह गया। तो अभी EKTU क्या करेगा, जो रेगुलर के रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर करेगा, उसके बाद वो बढ़ेगा सीओपी की तरफ। तो सीओपी वाले जो स्टूडेंट है वो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी रेगुलर के वो डेली डेली, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वीक मुझे लगता है कि टोटली जो रेगुलर के रिजल्ट है वो सब डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका ही चांस है, उसके बाद सीओपी का ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो जैसा भी रिजल्ट आया, अभी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होइए। आगे वाले सेमेस्टर पे आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जो हो गया हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर इतना ज़्यादा परेशान होगे, इतना ज़्यादा सोचोगे, तो वो आगे के सेमेस्टर आप नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर है। तो UFM जिसका भी लगा है वो अभी वेट कीजिए, आपके पास भी चांस आएगा एक्सप्लेनेशन देने का, तो आप तब अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।